बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत छोटी सी थी जब मैं अपने वालिद साहब के साथ ईरान आ गई थी। मेरे वालिद साहब यहाँ पर काम करने के लिए आए थे, लेकिन मेरी वालिदा जब इस दुनिया से चली गईं तो फिर मेरा कोई नहीं था और वो मुझे अपने साथ ही ले आए। एक बहुत बड़े सेठ के घर में काम करते थे वो, और वहीं पर काम करते करते इस दुनिया से चले गए। अब मैं उस घर में काम करती थी। ये सेठ साहब बहुत ज़्यादा अमीर थे और इनकी बीवी भी बहुत अमीर और नखरे वाली थी। सेठ साहब के पास कभी भी अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता था। अब मेरा काम घर में खाना बनाना होता था, यानी कि मैं कुक का काम करती थी। मेरे वालिद साहब उनके ड्राइवर थे। मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा मोटे थे। वो ड्राइवरी के साथ साथ घर के थोड़े बहुत काम भी कर लेते थे। उनका वज़न इतना ज़्यादा था कि उनसे हिला नहीं जाता था, मुश्किल से ही हिल पाते थे। फिर भी वो सारे काम खुद करते थे और मैं कभी कभी सोचती थी कि मेरे बाबा को अपना वज़न कम करना चाहिए, क्योंकि इसी वज़न की वजह से ही वो इस दुनिया से चले गए। उनको डॉक्टर ने कहा था कि आपके पास 6 महीने हैं। अगर आप अपना वज़न कम कर लें तो आपकी ज़िंदगी बच सकती है, नहीं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर और शुगर है और आप कभी भी इस दुनिया से जा सकते हैं। मगर वो परहेज़ भी नहीं करते थे, सब कुछ खाते थे और कहते थे कि परहेज़ करना मेरी तौहीन है। पर एक दिन कहने लगे कि अगर मैंने अपना वज़न कम कर लिया तो ये नौकरी चली जाएगी। इस बात पर मैं बहुत हैरान होती थी। मैंने कहा, नौकरी कैसे चली जाएगी? बल्कि वज़न कम करेंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी। बस अभी यही बात चल रही थी कि किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल करना है कि एक दिन उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो गई। हमें नहीं पता था कि उनकी शुगर हाई है। वो कहने लगे, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, लगता है मेरी शुगर लो है। उन्होंने शरबत का गिलास पी लिया। शुगर पहले से ही हाई था, इतना ज़्यादा हाई हो गया कि वो इस दुनिया से ही चले गए। इस बात को 2 महीने गुजरे थे। घर में कोई ड्राइवर मुलाजिम नहीं था और अब साहब को भी बड़ी मुश्किल हो रही थी और उनकी बीवी को भी, क्योंकि मेरे बाबा को उन्होंने अपनी बीवी का ड्राइवर ही रखा हुआ था। वही उनको कभी बाज़ार लेकर जाते थे तो कभी अपने रिश्तेदारों और सहेलियों के घर ले जाती थी। आज उन्होंने घर में कुछ लोगों को बुलाया था और वो उनका इंटरव्यू ले रही थी। यहाँ पर किसी को भी नौकर ऐसे नहीं रख लेते थे। वो पहले उनसे पूछताछ करती थी कि आपने कहाँ काम किया है, आप कौन हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, किस जगह से ताल्लुक़ है, और फिर जाकर उसे नौकरी पर रखते थे। इसीलिए बाहर कुछ लोग आए हुए थे। मुझे कहा था कि उनके लिए चाय वगैरह बना दो, क्योंकि वो काफ़ी देर से बैठे थे। मैंने देखा कि उसमें एक आदमी बहुत मोटा था, बिल्कुल मेरे वालिद साहब की तरह। उसे देखकर मुझे मेरे वालिद साहब की याद आ गई। मैंने चाय वगैरह बनाई तो उसने 2 कप चाय मांगी। इस बात पर भी मुझे अपने बाबा की याद आई, क्योंकि वो कभी भी एक चीज़ से सैर नहीं होते थे। वो हमेशा कहते थे कि दूसरी भी लाओ। मेरे मालिक ने मुझे कहा कि बाहर जाओ और एक एक करके उन लोगों को अंदर भेजो। अंदर से मतलब यही था कि वो घर के लाउंज में बैठी थी, किसी के कमरे में नहीं बैठी थी। ये साहब इतने बड़े थे कि इनके घर में ड्राइवर या मुलाजिम की नौकरी मिल जाना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अच्छी तनख्वाह देते थे। इसीलिए वो लोग इस तरह से आए हुए थे। वैसे ये बात भी अच्छी है कि किसी के घर में नौकर रखें तो पहले छानबीन करें, पहले उससे पूछें, सारे मामला तय करें। हम तो वैसे ही सुनी सुनाई बातों में आके किसी को भी रख लेते हैं कि फ़लाँ बंदा है, बड़ा अच्छा काम करता है, और कभी कभी नौकर ही आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत तोड़ने का बायस बनते हैं। मालकिन के यहाँ सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी बहुत बीमार रहता था। मालिक और मालकिन हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। उनकी लड़ाइयाँ ऐसी थी कि अगर कोई देख ले तो हैरान ही रह जाए। मैं तो अब उनके घर की एक फ़र्द बन गई थी, इसीलिए मेरे सामने भी वो आराम से लड़ झगड़ लेते थे। और ऐसी लड़ाई नहीं होती थी कि तुमने ये नहीं किया या तुमने वो नहीं किया, या तुम ऐसी हो या तुम वैसी हो। लड़ाई ऐसी होती थी कि एक दूसरे के माँ बाप, रिश्तेदार सबको गालियाँ देते थे। यहाँ तक कि एक दूसरे को ऐसी ऐसी बातें बोल देते थे कि कोई भी औरत सुन ले तो वो दोबारा उस आदमी के साथ ना रहे, और अगर कोई आदमी सुन ले तो कहे कि ये औरत तो मेरी इज्जत ही नहीं करती, तो इसके साथ क्या ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन उसके बाद फिर सब कुछ भूल कर नॉर्मल भी हो जाते थे। अमीर लोग शायद ऐसे ही होते हैं। हम तो वहाँ भी गरीब थे और यहाँ भी किसी के घर में नौकर ही थे। मालकिन का नाम खदीजा था। वो कहती थी कि अब तुम्हारी भी तो शादी की उम्र होनी है। तुम्हारा बाप बहुत अच्छा था, उसने मेरा बहुत ख्याल किया।
अब इस दुनिया से चला गया है, लेकिन तुम्हारी शादी मैंने ही करवानी है। मैंने उनको कह दिया था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। वहाँ जैसे भी थे, पर मेरे थोड़े बहुत रिश्तेदार और अपने थे। वो कहती थी कि नहीं, तुम्हारे बाप ने मरने से पहले आखिरी बात यही कही थी कि तुम्हारी शादी मैं यहीं करवा दूँ और तुम इसी घर में रहो। मैं ये सोचकर हैरान होती थी कि इस घर में कौन है जिससे वो मेरी शादी करवाएंगी। क्या वो अपने बेटे से मेरी शादी करवाना चाहती थी? उनके बेटे और मेरी उम्र में थोड़ा सा ही फर्क था, यानी कि 4-5 साल का, लेकिन वो अपने बेटे से मेरी शादी क्यों करवाती? वो तो उनका बेटा था और ये लोग इतने अमीर थे, उसे तो कोई भी लड़की मिल सकती थी। वो हमेशा यही कहती थी कि मैं तुम्हारी शादी यहीं करवाऊंगी और तुम भी सारी ज़िंदगी यहीं पर रहोगी। तुम्हारे हाथ के खाने की आदत हो गई हमें, अब हम तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। खैर, मैं अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद मैंने सब लोगों को बारी बारी अंदर भेजा। उस मोटे वाले आदमी का नाम हनीफ था, वो भी अंदर चला गया। ये भी शायद पाकिस्तान से ही आया हुआ था और यहाँ की खाक छान रहा था। मालकिन ने उससे भी पूछताछ कर ली और फिर बताया कि आधे घंटे के बाद मैं बता दूंगी कि मैंने नौकरी पर किसको रखा है। खाने का टाइम हो रहा था तो मुझे कहने लगी कि इन सबको खाना खिला दो। उस घर में तो वैसे भी खाना बहुत ज़्यादा बनता था, खाने पीने की कोई तंगी नहीं थी। जो भी आता था खाना खाकर ही जाता था और ऐसा नहीं था कि नौकरों के लिए अलग से खाना बनाया जाता। मैंने उन सबको खाना खिला दिया और उस मोटे आदमी का तो पेट ही नहीं भर रहा था। मैं हैरान हो रही थी। मैंने कहा कि अगर इसको नौकरी पर रख लिया तो फिर मुझे तो 5 रोटियां एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी, ये तो इतना खाता है। मैंने ये बात किसी बुरी नीयत से नहीं की थी, बस मुझे उस पर हंसी भी आ रही थी। मोटे लोग तो फिर ज़्यादा ही खाना खाते हैं। मालकिन ने बता दिया कि नौकरी पर किसको रखा है और ये सुनकर सभी हैरान हो गए कि हनीफ को ही रखा है। एक आदमी को तो गुस्सा आ गया। उसने कहा, इस मोटे को नौकरी पर रख लिया, हमारा क्यों इतना टाइम ज़ाया किया, ये तो गाड़ी के अंदर ही फंस जाएगा। मालकिन को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हें तुम्हारी शक्ल देखकर थोड़ी रखना था, तजुर्बे और काम की बुनियाद पर रखना था। अब बातें नहीं करो और चले जाओ यहाँ से। वो शख्स गुस्सा हुआ तो मालकिन ने भी उसे बातें सुनाई और हनीफ को नौकरी पर रख लिया। हनीफ बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मालिक शाम को आए तो मालकिन ने बताया कि ड्राइवर फाइनल कर लिया है और सलाम दुआ भी करवाई गई। मैं चाय रखने आई थी, वो लोग यही बातें कर रहे थे। मालिक ने कहा, इतने मोटे आदमी को क्यों ड्राइवर रख लिया? तुम्हें क्या मोटे ड्राइवर रखने का शौक है? पहले भी तुमने एक मोटे से ड्राइवर को रखा था, लेकिन वो इंसान तो बहुत अच्छा था। अब इसके बारे में पता नहीं ये कैसा है। मालकिन ने कहा, मैंने तो तजुर्बे की बुनियाद पर रखा है। मैं ये बात सुनकर वहाँ से चली गई तो मुझे हनीफ को भी चाय पिलानी थी। मैं उसके लिए चाय लेकर गई तो उसने मुझे पहले ही बहन कह दिया, यानी कि वो मुझे बहन की नज़र से देख रहा था, तो मुझे भी अच्छा लगा। मैंने कहा, आप पहले कहाँ काम करते थे? तो वो कहने लगा, मैं तो पहले कहीं काम नहीं करता था, ये मेरा पहला काम है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि मालकिन तो कह रही थी कि मैंने इसे तजुर्बे की बुनियाद पर रखा है, लेकिन इसके पास तो कोई तजुर्बा था ही नहीं। मैंने कहा, तो फिर क्या आपने मालकिन से झूठ बोला है कि आपने पहले भी कहीं काम किया है? तो उसने कहा, नहीं बहन, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। जो सीधा सादा सच था मैंने उनको बता दिया कि पहले कहीं काम नहीं किया, पाकिस्तान से आया हूँ। मैंने कहा, कहाँ से आए हो? तो वो कहने लगा, लाहौर से आया हूँ। मैंने कहा, मैं भी लाहौर से हूँ, बस अपने ही इलाके का बंदा था, इसीलिए उससे थोड़ी बात हो गई। अच्छा इंसान लग रहा था, शायद मालकिन ने इसीलिए उसे काम पे रखा था क्योंकि वो अच्छा इंसान था। लेकिन फिर झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? हनीफ अच्छा इंसान था और फिर मेरे शहर का भी था, तो कभी कभी मेरे उसके साथ बातचीत हो जाती। एक दफ़ा तो वो लाहौर की किसी गली की बात करने लगा और मैं उसके साथ मिलकर बातें कर रही थी। जब मालकिन किचन में आई, उसने हम दोनों को देख लिया और कहने लगी, खाना तैयार है? मैंने कहा, जी बस तैयार है। उन्होंने कहा, पहले तो तुम बहुत जल्दी खाना बना लेती थी, आज क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कहा, वो मैं हनीफ से बात कर रही थी। तो मालकिन गुस्सा करने लगी कि तुम्हारा काम इससे बात करना है क्या, और तुम क्या यहाँ पर खड़े होकर इससे बात करते रहते हो? चलो जाओ बाहर जाकर गाड़ी को साफ करो।
मुझे खाना खाने के बाद कहीं जाना है। आज मालकिन ने पहली बार मुझे इस तरह से टोका था, क्योंकि मैंने कभी उन्हें गलती का मौका ही नहीं दिया था। मैं वाकई उससे बातें करती थी और मुझे बातें नहीं करनी चाहिए थी। थोड़ी देर बाद हनीफ आया और उसने कहा, माफ़ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको भी डांट पड़ गई। मैंने कहा, कोई बात नहीं भाई, हम तो यहाँ पर नौकर हैं, नौकरी की तो नखरा क्या हो, कुछ ना कुछ सुनना पड़ ही जाता है। उसने कहा, यह तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन रात हुई तो एक बहुत ही अजीब काम हुआ। आज घर में मालिक नहीं थे, वो अक्सर रातों के लिए बाहर चले जाया करते थे। तभी तो उन दोनों का रिश्ता इतना ज़्यादा ख़राब था। पर मालकिन के कमरे से किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। मैं हैरान थी कि जब मालिक घर पे नहीं है, फिर उनके कमरे में कौन है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो टीवी देख रही होती। लेकिन जब टीवी की आवाज़ आती है तो साथ किसी म्यूज़िक की भी आवाज़ आती है, क्योंकि अगर ड्रामा देख रही हूँ तो उसमें भी तो म्यूज़िक होता है और पता चल जाता है कि कौन सी आवाज़ टीवी की है और कौन सी आवाज़ किसी आदमी की है। वहाँ से किसी आदमी की ही आवाज़ आ रही थी, पर यह आदमी जो भी था मालकिन से डर रहा था। ऐसा लगता था जैसे कह रहा था कि वो जो कर रही हैं वो ठीक नहीं कर रही। मुझे ठीक से समझ तो नहीं आई, लेकिन इतना पता चल गया कि अंदर ज़रूर कोई आदमी था और ये मालकिन का बेटा भी नहीं था। उनका बेटा तो अपने कमरे में ही रहता था। उसे बाहर निकलने से एलर्जी हो जाती थी, उसे धूप बर्दाश्त नहीं होती थी, उसकी स्किन बहुत पतली थी, इसीलिए वो बेचारा बीमार था, पूरा दिन घर में ही रहता था। उसके कमरे को भी ऐसा बनाया गया था जहाँ पर धूप ज़्यादा न लगती हो। वो पूरा दिन उस कमरे में ही गुजारता था। वो इस ख़ानदान का इकलौता बेटा था, अमीर था, खूबसूरत था, जवान था, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल थी। मालकिन जब कहती थी कि इसकी शादी करवानी है, तो जिस लड़की से उसकी शादी करवाई जाती उसकी ज़िंदगी भी तो बड़ी मुश्किल होती। पर एक दिन मालकिन को ये बात करते हुए मैंने सुन लिया कि जो हुमैरा मेरे यहाँ काम करती है, मैंने इसके लिए रिश्ता देख लिया। हाँ, इसी के साथ का है, घर में रह जाएगी, घर की बात है, और फिर अपनी बेटी जैसी है। मैं हैरान रह गई कि मेरे लिए उन्होंने कौन सा रिश्ता देख लिया, और वो भी किसी ऐसे शख्स का जो इस घर में ही रहता है। लेकिन इस घर में तो उनका शौहर रहता था, उससे तो मेरी शादी करवा नहीं सकती थी। बेटा रहता था, उससे भी मेरी शादी ना करवाती। कहीं ये मेरी शादी हनीफ से तो नहीं करवाना चाहती थी। एक दिन वो बैठी थी तो मुझे कहने लगी कि मेरे पाँव का मसाज करो। बातों बातों में मुझसे काफ़ी अच्छे मूड में बातें करने लगी और कहने लगी कि तुम्हारी शादी करनी है। वैसे तुम बताओ, तुम्हें किस किस्म के मर्द पसंद है? मैंने कहा, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है। तो उसने कहा, नहीं, लड़कियां ऐसा ज़रूर सोचती हैं, तुम शर्मा रही हो। मुझे बताओ कि नहीं तो मैं तुम्हारे लिए लड़का कैसे देखूंगी। तुम्हारी शादी करवाना भी तो मेरे ज़िम्मे है ना। तुम्हारे बाप ने ये जिम्मेदारी हमें दी थी, वो बहुत अच्छा इंसान था। बताओ तुम्हारी क्या पसंद है। जब उन्होंने मुझसे इतनी बार पूछा तो मैंने भी थोड़ा बहुत बता दिया। मैंने कहा, बस अच्छा इंसान होना चाहिए। उन्होंने कहा, नहीं, देखने में कैसा होना चाहिए? मैंने कहा, देखने में जैसे मर्द होते हैं, लंबे दुबले। वो कहने लगी, दुबले? तुम्हें दुबले मर्द पसंद है? मैंने कहा, जी, मुझे मोटे मर्द पसंद नहीं। इस बात पर वो बेसाख्ता हंस पड़ी। मैं हैरान रह गई कि इतना ज़्यादा क्यों हंस रही हैं वो कहने लगी, मैं तुमसे ऐसी बातें करती तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें ये जो गलतफहमी है ना, इसको दूर कर लो। दुबले मर्द का कोई फ़ायदा नहीं है, मर्द को मोटा ताज़ा होना चाहिए। मैंने सोचा कि ये मालकिन किस तरह की बातें कर रही हैं, क्योंकि उनका जो शौहर था वो भी बहुत ही ज़्यादा पतला था। उसकी तो हड्डियाँ निकली हुई थी। उसको देखकर तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं इतने पैसे इसने कमाए कैसे हैं, इसको तो खाने को भी कुछ नहीं मिलता होगा। वो कहने लगी, दुबले पतले मर्द किसी काम के नहीं होते हैं, उनसे तो अपना आप नहीं संभाला जाता, तो किसी औरत को क्या संभालेंगे। तुम भी अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छे आदमी से करवाऊंगी, ऐसे आदमी से नहीं करवाऊंगी कि बाद में तुम ही मुझे कहोगी कि ये किसके साथ मेरी शादी करवा दी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें बाद में शिकायत का मौका मिले। फिर इंसान शिकायत ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। मैं दिल में सोचने लगी कि कहाँ मेरे बाबा ने मेरी शादी का जिम्मा इनको दे दिया। पता नहीं अब ये मेरी शादी किसी भालू से तो नहीं करवा देंगी। कहीं वो मेरी शादी हनीफ से तो नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि वही इस घर में बाहर का बंदा था और मैं नौकरानी थी।
तो नौकर की शादी तो नौकर से ही होती है। इसके अलावा जैसे वो कह रही थी कि मोटे बंदे से तुम्हारी शादी करवाऊंगी, तो वही मोटा था। मुझे तो ये समझ नहीं आती थी कि ईरानी औरतों को मोटे लोगों से क्या मतलब था। क्या उनको मोटे लोग ही अच्छे लगते थे? एक दिन तो लड़ाई करते हुए वो साहब को ये भी कह रही थी कि तुम हो ही क्या, 1.5 बस्ती हो, है क्या तुम्हारे पास? और मैं हैरान हो रही थी कि इतना बड़ा घर बनाया है, पैसे हैं, दौलत है, शक्ल भी बुरी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो मोटे नहीं हैं मालकिन उनको इस तरह से बातें सुना रही हैं। अगर मेरी किस्मत मालकिन के हाथ में थी तो फिर मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं था और मैं काफ़ी परेशान थी। पर फिर सोचा कि देखते हैं क्या होता है। उसके बाद जो हुआ वो देखा भी नहीं गया, क्योंकि वो बहुत ही बुरा था। इस बात का तो मुझे यकीन हो गया था कि जब मालिक घर पर नहीं होते तो मालकिन के कमरे में कोई ना कोई होता था। अब हनीफ का रवैया बदलने लगा था। एक दिन मैंने उससे कोई बात करने की कोशिश की तो उसने कहा, ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम करो। मैं हैरान हुई कि ये भी तो यहाँ पर नौकर है, फिर मुझे क्यों तेवर दिखा रहा है? फिर मैं तो उससे पहले से यहाँ पर हूँ। अगर मेरी शादी वो उसके साथ करवाना चाहती थी तो मैं कभी भी उससे शादी ना करती। एक दिन ऐसे ही मैं खड़ी होकर बड़बड़ा रही थी कि मेरी शादी कहीं इस मोटे हनीफ से ना कर दे, और साथ साथ बर्तन धो रही थी, साथ साथ ये बात कर रही थी। और जब पलट कर देखा तो पीछे मालकिन खड़ी थी। मेरी तो रूह कब्ज हो गई। मैंने कहा, वो मैं। उन्होंने कहा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी शादी हनीफ से करवाऊंगी? क्या मेरा दिमाग ख़राब है? शक्ल देखिए तुमने अपनी। मैं हैरान रह गई। मुझे लगा कि वो ये कहेंगी कि तुम क्यों इस तरह की बातें सोच रही हो, कि मैं तुम्हारी शादी उस जैसे इंसान से करवाऊंगी। उन्होंने तो मुझे ऐसे डांट दिया जैसे मैं हनीफ की जगह उनके शौहर के बारे में सोच रही हूँ। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। फिर एक दिन साहब और मालकिन के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई हुई और वो इस घर से ही चले गए। मैंने कहा, खैर तो थी, क्योंकि आपके कमरे से बहुत आवाज़ें आ रही थी। तो वो कहने लगी, हाँ, अब इसके बाद खैर ही होगी। कुछ दिन के बाद पता चला कि मालिक ने मालकिन को तलाक दे दी है और वो इस घर से चले गए हैं, क्योंकि ये घर वो पहले ही मालकिन के नाम कर चुके थे। लेकिन उनकी जाने से मालकिन बहुत खुश थी। अब उस घर में उनका बेटा भी था। वो कहने लगी, इसकी शादी करवानी है मुझे। मुझे लगा कि शायद अपने बेटे से मेरी शादी करवाएंगी, क्योंकि वो बीमार था और एक बीमार आदमी को किसी ने रिश्ता नहीं देना था। लेकिन मैं भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। तब मालकिन ने जब यह ऐलान किया कि वो हनीफ से शादी कर रही हैं तो हम सभी हैरान रह गए। उन्होंने हनीफ से निकाह कर लिया। वो उसके साथ बहुत खुश भी थी। उनका बेटा भी इस बात से बहुत नाराज़ था। वो मुझसे अपने दिल की बात कर लेता था। वो कह रहा था, मेरी माँ ने अच्छा नहीं किया, उन्होंने हनीफ से निकाह कर लिया। लेकिन एक ही हफ्ते के बाद हनीफ घर से सारी दौलत और सब कुछ लेकर पाकिस्तान वापस भाग गया। अब मालकिन बहुत उदास रहती थी। एक दिन मैं उनके पास बैठी तो मुझसे अपने दिल की बातें करने लगी। उन्होंने कहा, आज तुम्हें मैं एक हकीकत बताती हूँ। मुझे हमेशा से ही मोटे मर्दों में बहुत दिलचस्पी थी और मेरा तुम्हारे वालिद साहब के साथ भी ताल्लुक था। ये जो मेरा बेटा शायान है ना, ये तुम्हारा भाई है, क्योंकि इसका और तुम्हारा एक ही बाप है। ये मेरे शौहर की औलाद नहीं है, इसीलिए हम लोग लड़ते थे, क्योंकि उसको इस बात का शक था। और बिलाखिर वो मुझे तलाक देकर चला गया। तो मैंने हनीफ से शादी कर ली, क्योंकि वो भी मोटा था, इसीलिए मैंने उसे नौकरी पर रखा था। मुझे हमेशा से ही मोटे लोग बहुत पसंद थे और यहाँ पर औरतों को मोटे लोग पसंद होते हैं, क्योंकि औरतें समझती हैं कि वो बहुत मजबूत लोग होते हैं, अपना भी ख्याल करते हैं और औरत का भी ख्याल कर सकते हैं। लेकिन हनीफ, देखो, मेरी सारी दौलत लेकर भाग गया। मैं तुम्हारी शादी जिससे करवाना चाहती थी वो भी मेरे शौहर का ही कोई रिश्तेदार था, लेकिन अब मैं उससे बात नहीं कर सकती। मैंने कहा, मुझे शादी नहीं करनी। मैं तो ये सोचकर हैरान रह गई कि शायद मेरा भाई है। मैं फ़ौरन उसके पास गई। मैंने उसे ये सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि मुझे भी पहले से ही शक था। इसी बात पर तो अम्मी अब्बू लड़ते थे। मुझे मेरा भाई मिल गया था, मेरा एक ऐसा खूनी रिश्ता जिसके साथ मेरा ताल्लुक था। अब मैं उसके साथ बहुत खुश रहती थी। हम लोग आपस में बात वगैरह भी कर लेते थे। पहले तो मैं उसके कमरे में भी नहीं जाती थी, मुझे डर लगता था। लेकिन अब वो मेरा भाई था तो मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी। मालकिन आजकल बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। हनीफ ने उनको धोखा दिया
वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि उनका शौहर भी अब उनकी ज़िंदगी में नहीं था। वो अकेली हो गई। अब उनकी उम्र भी ऐसी थी कि उन्हें कोई और मिल नहीं सकता था। शायद अकेलेपन ने उन्हें बुरी तरह से घेर लिया था। वो कहती थी कि मैंने तुम्हें ये सब इसीलिए बताया है कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखो, क्योंकि तुम उसकी बहन हो और तुम्हारे अलावा उसका कोई भी नहीं है। और ये ऐसी बीमारी है कि इसको हर वक्त किसी न किसी की ज़रूरत है जो उसका ख्याल रख सके। मैंने उन्हें यकीन दिलाया था कि मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगी, क्योंकि वो तो मेरा भाई है। एक दिन मालकिन सुबह सुबह उठकर बाहर नहीं आई। जब कमरे में गए तो पता चला कि वो तो इस दुनिया से जा चुकी हैं। उन्होंने एक शख्स से शादी की, फिर अपने लिए रखे गए ड्राइवर के साथ ताल्लुकात रखे, अपने शौहर को धोखा दिया, और जब उनका शौहर उनको तलाक देकर चला गया तो फिर उन्होंने एक जवान आदमी से शादी कर ली। उन्होंने बहुत बुरा किया था, मर्दों के साथ भी और अपने साथ भी। लेकिन शायद हनीफ से उनको सच्ची मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि वो मोटा तो था लेकिन शक्ल सूरत का भी अच्छा था। इसीलिए उसका धोखा वो बर्दाश्त न कर पाई और इस दुनिया से चली गई। अब उनको इस दुनिया से गए हुए भी 1 साल हो गया है। मैं घर में रहती हूँ, शायान रहता है। शायान की हालत ऐसी है कि वो बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए मुझे सारे मामला देखने पड़ते हैं। मेरी ज़िंदगी भी कैसे बदल गई। उस घर की नौकरानी से लेकर अब मैं उस घर की मालकिन का किरदार अदा कर रही हूँ। मेरे भाई का एक दोस्त है जो मुझसे शादी करना चाहता है, और मेरे भाई ने कहा है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अभी मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। आप लोग बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है। क्या मालकिन एक बुरी औरत थी? क्योंकि जब वो इस दुनिया से गई तो उनकी हालत देखकर बहुत तरस आता था। उन्होंने पहले मोहब्बत में धोखा दिया और बाद में मोहब्बत ने उनको ऐसा धोखा दिया कि वो इस दुनिया से ही चली गई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।